हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सीटेट का नोटिस है वो आ चुका है और इसका एग्जाम जो है वो फरवरी में होने वाला है। इसका मतलब हमारे पास रफली 2.5 से 3 महीने का समय है। इस बीच हम अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अब चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही में ही हमारा जो सीडीपी का पोर्शन है उससे 30 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कंपलसरी है। और इसी का तैयारी हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने अभी तक कंफ्यूज हैं आप लोग कि इसका सिलेबस क्या है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिए। उस पे हमने जो इसका सिलेबस है सीटेट का वो अपलोड कर दिया है, एक डिटेल सिलेबस अपलोड किया है। उसमें जाके आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो सीडीपी का जो पहला ही चैप्टर है वो वृद्धि एवं विकास है, जो कि दोनों ही पेपर के लिए अनिवार्य है। और इसे ही हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इसे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सभी वृद्धि और विकास क्या होता है उसे समझते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि चलते रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर कहें तो मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि हमारा विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, जो कि हमारे जीवन की शुरुआत से ही, जब हम गर्भ में होते हैं या फिर कहें तो सभी व्यक्ति कभी ना कभी अपने मम्मी के शरीर में, पेट में ही रहता है और वहां से वो पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो अंत में मर जाता है या फिर कहें तो डेड हो जाता है। तब तक जो विकास है वो चलते रहता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर जब तक वो मरता है तब तक विकास जो है वो होते रहता है। इसीलिए इसे एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। अब हम लोगों के बीच में एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है या फिर कहें तो डाउट होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो मेनली अगर हम बात करें इसके बारे में आगे अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ग्रोथ जो होता है वो परिपक्वता तक ही होता है, उसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन विकास की बात करें तो अभी हम लोग ने चर्चा किया कि ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलते रहता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये जन्म की शुरुआत से ही हमारा मरण तक चलता है या फिर कहें तो कब्र तक चलता है। ओके, और वृद्धि जो है जब हमारा परिपक्वता हिट करता है तो वो रुक जाता है, सीमित। इसका समय जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि सीमित समय तक होता है। ओके, चलिए एक एक करके पहले इस परिवर्तन को समझते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज। जैसे कि हमारा काम करने की क्या क्षमता है या फिर कहें तो शैली है, वो इसके अंतर्गत आता है। हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, ये हो गया। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर किसी भी सिचुएशन को कैसे समझते हैं, ये सारे चीज हमारे गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो किसी चीज को देखकर, किसी खिलौनों को देखकर बहुत अधिक जिद करता है ना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उस छोटे मोटे खिलौनों को देखकर वो जिद नहीं करता है। तो यही तो है उसका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, या फिर कहें तो एक तरह का गुणात्मक परिवर्तन हो गया। तो ये आ गया गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। इसके बाद आता है परिणात्मक या फिर कहें तो मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएगी, हाइट, वेट, शेप, ये सारी चीजें, यानी जिसे हम माप सकते हैं कि कोई कितना लंबा हुआ। एक छोटा बच्चा 2 फीट का है तो वो बड़ा हुआ तो 5 फीट का हो गया, है ना। ऐसा हम उसके हाइट को माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं कि कोई बच्चा 2 kg का है पैदा होते वक्त, तो उसके बाद वो हो गया 4 kg का, फिर वो हो गया 10 kg का, है ना। ऐसे ही हम उसके शेप को भी माप सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें किसके अंतर्गत आ गई, परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर कहें तो क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सतत
का अर्थ होता है लगातार चलना या फिर अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं जो कि फिर से रिवर्स ना हो, रिवर्स गियर ना हो, जैसे कि हम लोगों का कार वगैरह में होता है, रिवर्स गियर लगा दिया जाता है। ये ऑटो मोड पे रहता है और सीधा चलते रहता है, आगे की ओर ही अग्रसर रहता है, बढ़ते रहता है। ओके, तो हमारा जो विकास है वो मानसिक पक्ष में भी हो सकता है, सामाजिक पक्ष में भी हो सकता है और सांवेगिक पक्ष में भी हो सकता है। इसके अलावा और भी कई तरह के पक्ष होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग विकास के पक्ष की अगर बात करें, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करें, तो मेनली हम लोग 3 डोमेन्स को पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया कॉग्निटिव और तीसरा हो गया सोशल, है ना। इसे हम लोग पीसीएस से याद रख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। ये हमारे मेन मुख्य डोमेन है या फिर कहें तो मुख्य पक्ष हैं। ओके, इसके अलावा मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, कई तरह के डेवलपमेंट और भी होते हैं, पक्ष होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग पीसीएस से इसे मेन डोमेन की अगर बात करें तो पीसीएस हो जाता है, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो ये कुछ मुख्य डोमेन है, पक्ष है हमारा। ये सभी डोमेन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, या फिर कहें तो फिजिकल डोमेन में अगर किसी तरह का दिक्कत आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव पर भी उसका असर पड़ेगा। मान लीजिए आपके शरीर में ही किसी तरह का दिक्कत आ जाता है, तो हमारा जो मानसिक क्षमता है उस पर भी तो उसका असर पड़ता है, हम मानसिक रूप से भी बेटर फील नहीं करते हैं, है ना। सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अगर किसी भी एक पक्ष में किसी प्रकार का दिक्कत आएगा तो हमारा वो अगले पक्ष को भी वो प्रभावित करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा शारीरिक विकास, फिर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, फिर आ गया हमारा सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हमारा मोरल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। ये तरह तरह के डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट को इसीलिए हमने मेन डोमेन में काउंट नहीं किया, क्योंकि ये कॉग्निटिव डोमेन से बहुत अधिक रिलेटेड है और इसको हम लोग सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, इसलिए इसको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ओके, तो मेनली हम लोग यहाँ पे 3 डोमेन के बारे में ही, मेन डोमेन की बात करें तो 3 डोमेन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि हमारा जो विकास है वो विकास के कई पक्ष हो सकते हैं, शारीरिक, सामाजिक, सामवेगिक, है ना, तरह तरह के पक्ष हो सकते हैं, जिसमें से मेन हमारा ये तीनों हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सभी डोमेन को समझते हैं। सबसे पहला है फिजिकल डोमेन या फिर कहें तो फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो हमारा शारीरिक, शरीर से संबंधित जो जो भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे हमारा शरीर का हाइट, हमारा शरीर का वेट, साइज, शेप, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे एक बच्चा बहुत ही छोटा है, फिर वो थोड़ा सा लंबा हुआ, उसका भार में वृद्धि हुआ, उसका शेप एंड साइज धीरे धीरे बढ़ता है ना, और ये धीरे धीरे वयस्क हो जाता है। तो इसे हम लोग इस पक्ष को हम सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत काउंट करेंगे। ओके, अब शारीरिक विकास को हम लोग मोटर डेवलपमेंट भी कह देते हैं, या फिर कहें तो गत्यात्मक विकास भी कह देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो इसका एक छोटा सा रूप हो गया मोटर डेवलपमेंट, कि इसके मांसपेशियों में, बच्चों के मांसपेशियों में विकास होता है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मोटर डेवलपमेंट, या फिर कहें तो चलने फिरने से रिलेटेड चीजें हैं ये, हाइट से रिलेटेड चीजें हैं ये सभी, इसलिए इसे हम लोग मोटर डेवलपमेंट भी कह देते हैं, है ना। इसमें हम लोग मोटर डेवलपमेंट में स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारी चीजों को देखते हैं कि बच्चे का स्पीड क्या है, यानी गति से रिलेटेड होता है मोटर डेवलपमेंट, और ये फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट पर, इसीलिए इसके अंतर्गत ही हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो हमारा मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत आ गया।
मोटर डेवलपमेंट भी हमारा 2 तरह का होता है कि कोई बच्चा कैसे कितना अधिक किसी काम को करने में सक्षम है या फिर कहें तो कितना तेजी से करता है, कितने अच्छे से कर पाता है, तो वो उसके शरीर के बनावट पर निर्भर करेगा, उसका क्षमता पर निर्भर करेगा। तो इसलिए हम इसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 2 तरह का होता है हमारा, पहला हो गया ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा हो गया फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें बड़े-बड़े यानी पूरा शरीर का उपयोग करके जब वो काम करेगा, बड़ी-बड़ी मसल्स का, जैसे अपना पूरा हाथ का, अपना बॉडी का, अपने लेग्स को यूज करेगा। जैसे मान लीजिए दौड़ना है ना? जंप करना है ना? तो ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएंगे। दौड़ने में क्या क्या चीजों का यूज होता है, तो हमारा हाथ का, हमारे मसल्स का, हमारे जो लेग्स हैं उसका यूज होता है। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत या फिर कहें तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है, आर्म्स का यूज होता है, लेग्स का यूज होता है। फिर दूसरा है हमारा फाइन मोटर स्किल। इसके अंतर्गत क्या चीजें आ जाएंगी, जिसमें हमारे छोटे छोटे मसल्स, जैसे हमारी आंखों की मांसपेशियों का, हाथ की, या फिर कहें तो हाथ का नहीं तो अंगुलियों का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर लिखने का बात करें, तो लिखने में हम सभी मेनली किसका यूज करते हैं, अपने हाथ अंगुली का यूज करते हैं, है ना? तो वो आ जाएगा हमारा फाइन मोटर स्किल में। तो ये 2 प्रकार का स्किल हो गया जो हमें मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मोटर डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे है कि डेवलपमेंट जो होता है हमारा वो ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी पहले ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होता है, फिर फाइन मोटर का डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा है वो पहले चलना सारी चीजें सीखता है, लेटना सीखता है, रेंगना सीखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को करना सीखता है, जैसे लिखना सीखता है, या फिर कहें तो बारीक वाली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सिलाई करना हो गया, या फिर कहें तो छोटे छोटे चीजों को जोड़ना हो गया। वो सारी चीजें जिसमें उसका हाथ का यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का यूज जिसमें करता है, वो सारी चीजें वो बाद में सीखता है, या फिर कहें तो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तब उस पर कंट्रोल आता है। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल को वो सीखता है, या फिर कहें तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, फिर धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है किसी भी व्यक्ति या फिर कहें तो बच्चे के अंतर्गत। यहाँ देखिए क्रॉस मोटर स्किल का कुछ उदाहरण दिया है, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना कूदना, है ना? एक बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, रेंगने लगता है ना? वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगा हमारा, क्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल में। इसके बाद है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएगी, उंगली और अंगूठे के जरिए कोई चीज को उठाना, जैसे पेन का यूज करना, उंगली और अंगूठे से हम लोग यूज करते हैं ना? फिर है रेत में पैरों की अंगुलियों को घुमाना। आप लोग बचपन में भी याद होगा या फिर किसी बच्चे को खेलते हुए देखे होंगे, रेत में अपने अंगुलियों को दबा लेता है और उसको यूज कर घुमा घुमा के खेलता है बच्चा सब, है ना? फिर है ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल का लगाना। ये काजल का लगाना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि काजल को लगाते वक्त बिल्कुल ही बारीकी से लगाया जाता है और उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए तभी लगा पाएगा। इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। इसके बाद है हमारा, तो ये सारा था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास इसका हिंदी हो जाता है, यानी कि हमारा संज्ञानात्मक पक्ष में विकास के अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास से होने का है। मानसिक क्षमता जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी चीज को याद करना, है ना? बुद्धि का विकास भी बोल सकते हैं। संज्ञान का अर्थ दिमाग या फिर बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। ओके, यानी हमारा बुद्धि में विकास, इसके अंतर्गत सोचना आ जाएगा, तर्कना यानी तर्क करना, रीजनिंग, किसी चीज के बारे में विचार को, है ना, अपने अंदर के जो विचारों हैं उसको उस पर कल्पना करना, ये सारी चीजें आ जाएगा। मेमोरी, किसी चीज को याद करने की चीज क्षमता। फिर भाषा का विकास, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है हमारा। ओके, तो ये सारी चीजें हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है।
और हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि हमारा जो ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन, उसमें लॉजिक होता है, यानी हम अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज लॉजिक के लिए करते हैं, यानी तर्क के लिए करते हैं। वहीं हमारा जो राइट ब्रेन होता है उसका उपयोग हम लोग क्रिएटिविटी के लिए होता है। नहीं, जितने भी क्रिएटिव चीजें हमारे दिमाग में आती है वो हमारा राइट ब्रेन में आती हैं, और लेफ्ट ब्रेन में हम लोग लॉजिक वाली चीजों को करते हैं, तर्क वाली चीजों को करते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ, कैलकुलेशन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आ जाता है इसके अंतर्गत। ओके, तो ये सभी का विकास ही क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, इसके बाद है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास नाम से ही पता है कि समाज में रहने की जो क्षमता है, कैसे रहा जाता है, नियमों को, गुणों को सीखना समाज में रहकर, उसी को क्या बोलते हैं? सोशल डेवलपमेंट। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना इसके अंतर्गत आ गया। बच्चा धीरे धीरे सीखता है कि नहीं, बड़ों का कैसे आदर किया जाना चाहिए, अपने छोटों से प्रेम करना चाहिए, क्या क्या नियम है, ये चीजें नहीं करना चाहिए, वो चीजें नहीं करना चाहिए, इस चीज को करने से हमें शाबाशी मिलेगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड instilling the values, norms and socially approved ways of behavior is known as socialization, है ना। यानी कि जो कुछ भी नॉर्म्स हैं, नियम हैं, मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, है ना, जो कि सोशली अप्रूव्ड है, हमारे समाज में मान्यता प्राप्त है, समाज के लोग उसे मानते हैं कि ये चीज करने से खराब है, ये चीज करना अच्छा है, उस चीज को जब बच्चा सीख जाता है और अपने बिहेवियर में उसको अडेप्ट कर लेता है, उसी के जैसा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तब हम बोल सकते हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है ना। और इसे ही सोशल डेवलपमेंट कहा गया है। ओके, सिंपली सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। और सोशलाइजेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? हमारा शुरुआत से, जन्म के शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाता है, और वो अंततः डेथ तक चलते रहता है, जब तक कोई आदमी मर नहीं जाता है, डेड नहीं हो जाता है। ओके, तब तक उसका सोशलाइजेशन होते रहता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? हमारा इमोशन से, कि हम किसी भी चीज के प्रति कैसा भाव को दिखाते हैं, इसे भावात्मक विकास भी कहा जाता है। और इससे ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे भाव से, हमारे भावनाओं से। किसी चीज को देखकर खुश हो जाना, बच्चा खिलौनों को देखकर खुश हो जाता है ना, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो छोटे खिलौनों को देखकर उतना अधिक एक्साइटेड नहीं होता है। इसका मतलब उसका जो भावात्मक विकास है वो बहुत अच्छे से हुआ है। अब वो किसी और चीज को देखकर खुश होता है, जैसे मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है, वो उसको एक छोटा सा खिलौना अगर ला दें तो वो उसे देखकर खुश नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उसे कोई एक साइकिल दे दें, एक बाइक दे दें, तो वो बहुत अधिक खुश हो जाता है। एक फोन दे दें, मोबाइल दे दें, तो खुश हो जाता है। तो वो उसके भाव बदलते रहता है बच्चे का, और यही कहलाता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में धीरे धीरे इमोशन को मैनेज करने की जो क्षमता का विकास होता है, उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट या फिर भावात्मक विकास कह सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए रेथस नामक एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा है कि भावना जो है वो हमारे अंदर रंग भरती है, यानी जो हमारा इमोशन है वही हमारे अंदर, हमारे जीवन का जो है वो कलर कलर है, या फिर कहें तो हम जब अपना जीवन जीते हैं तो उसमें भावना ही एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को कलरफुल बनाता है। इसके बिना हमारा जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन, है ना। हम अपने भावनाओं को कैसे मैनेज करते हैं और उसको जानते हैं, यही क्या कहलाता है? इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटररिलेटेड, और ये हमारा जो इमोशन है ये हमारे मानसिक विकास से बहुत अधिक क्या होता है? प्रभावित होता है, या कहते हैं इंटर रिलेटेड होता है। ओके, चलिए अब आ जाता है हमारा, ये कुछ पक्ष था जो कि जिसे हम लोगों को समझना था।
अब आ जाता है हमारा वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग कैसे है उसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले वृद्धि को देखते हैं कि वृद्धि क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने शुरू में ही बात किया कि जो हमारा वृद्धि है वो एक छोटा सा पक्ष है किसका, विकास का। ये विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, या फिर कहें तो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ आ जाता है। विकास जो हो गया वो एक ब्रॉड डोमेन हो गया, एक बहुत बड़ा सा भाग हो गया जिसके अंतर्गत सभी तरह का चीज आ गया, गुणात्मक, मात्रात्मक, है ना। और वृद्धि जो है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक पक्ष आता है। ओके, तो एक एक करके इसके सारे पॉइंट को देखते हैं। वृद्धि जो है यह विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात उसका ही एक डोमेन है। मैच्योरिटी भी क्या है, विकास का ही एक भाग है। अच्छा, मैच्योरिटी क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी जो है टाइम के साथ, यानी एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो पहले उसका दूध का दांत टूटता है और उसका परमानेंट टीथ आता है ना। तो उसका एक टाइम है कि इतने समय के बाद ही वो हो पाएगा। वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उसका भी एक टाइम है। उसका मसल्स धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, उसका भी एक टाइम है। ये नहीं कि एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ उसका मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होगा, ऐसा तो नहीं है। तो समय के साथ जो हमारे किसी भी मानव मनुष्य के गुणों का धारण करना ही क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। जो कि एक समय 18 साल 25 साल के बीच में आते आते क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, या फिर कहें तो अधिकतम मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका मतलब परिपक्वता जो है हमारा वो आनुवांशिकता से संबंधित है, क्योंकि ये टाइम के साथ हमारे शरीर यानी टाइम के साथ आता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, आनुवांशिक बोल सकते हैं पूरी तरह से। ओके, पूरी तरह से ही, या फिर कहें तो अधिक अधिक से अधिक आनुवांशिकता पर ही डिपेंड है, या फिर कहें तो आनुवांशिक है। ओके, परिपक्वता हायरी, वही बात हो गया यहाँ पे। उसके बाद है हमारा ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है। जैसा मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जो हम लोग अभी आगे चर्चा किए कि जो विकास है इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव दोनों तरह के परिवर्तन चेंजेस जो हैं वो शामिल हैं, जबकि वृद्धि यानी ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव शामिल है, यानी एक ठो क्यू इसमें शामिल है, और इसमें दोनों क्यू शामिल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और आगे हमारा क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, क्या क्या ऐसा चीज है जिसमें जो कि क्वांटिटिव चेंजेस के अंतर्गत आता है, मात्रात्मक चेंजेस के अंतर्गत आता है। यानी हमारे स्ट्रक्चर, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसकी हम लोग गणना कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, हमारा आकार में वृद्धि होना, छोटा होना, ये सारी चीजें आ जाता है इसके अंतर्गत। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं। जैसे विकास में अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है वो पहले कम समझदार था, है ना, 3 साल का बच्चा में समझ कितना होगा, लेकिन वही जब बड़ा हो जाएगा 12 साल का, तो उसका जो समझ है वो बहुत अधिक हो जाएगा। तो क्या हम उसे माप सकते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा में 2 kg का समझ था, और वो जब आगे 12 साल का हो गया तो उसमें 5 kg का समझ हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, है ना। कि किसी भी बच्चे के समझ को माप सकते हैं क्या, किसी बच्चे में 1 kg का समझ था, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। वो जब 10 साल का हो गया तो उसमें 5 kg का समझ हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो समझ का विकास होना किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत, यानी ये विकास यानी डेवलपमेंट में आ जाएगा, ना कि ग्रोथ में आएगा। ओके, लेकिन अगर हम बात करें शारीरिक विकास, जैसे कि आकार का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, तो उसे हम लोग सिर्फ ग्रोथ बोल सकते हैं। ओके, और ग्रोथ हमारा विकास भी है, विकास के अंतर्गत ही ग्रोथ आ गया, यानी ग्रोथ को हम लोग विकास भी बोल सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो ये है विकास। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है।
और जैसा हम लोग पीछे चर्चा कर चुके कि ग्रोथ जो है वो परिपक्वता आने पर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने, मान लीजिए कि अभी हम लोग घर में ही एक्सपीरियंस आप लोग भी कर सकते हैं इस चीज को, कि जैसे हमारे दादाजी जो लोग हैं उनमें अभी भी विकास हो रहा होगा। जैसे कि वे लोग जब अपने बचपन में थे या फिर कहें तो अपने जमाने में या कुछ दिन पहले तक ज्यादा फोन वगैरह चलाने नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी वो उस चीज को भी सीखते हैं। तो एक तरह से वो उस चीज को सीख ही रहे हैं, यानी उसके अंतर्गत विकास हो रहा है, लेकिन ग्रोथ उसके अंतर्गत बहुत पहले रुक चुका है ना। तो कहने का मतलब यह है कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है हमारा डेवलपमेंट, जबकि ग्रोथ जो है वो एक समय तक जाते जाते रुक जाती है। ओके, वृद्धि को यूनिट यानी केजी, इंचेस, सेंटीमीटर ये सभी में मापा जाता है। आखिर मेजर करेंगे तो हम किसी यूनिट में ही करेंगे, है ना, मात्रक में ही करेंगे, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे यूनिट में नहीं माप सकते हैं। आखिरकार अगर भार का बात करें तो भार तो 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, ये तो ग्रोथ भी हो गया और डेवलपमेंट भी हो गया, तो इसे तो माप सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पहलू हैं विकास के जिसे हम लोग यूनिट में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर कहें तो डिनोट नहीं कर सकते हैं, है ना। विकास का केवल आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है कि हाँ उसका समझ में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, या फिर उसका जो रीजनिंग करने का क्षमता है वो बढ़ गया, उसका जो इमोशन है कंट्रोल करने का क्षमता यानी भावात्मक विकास उसके अंतर्गत अच्छे से हो रहा है ना। तो हम लोग उसे एसेस करते हैं, ना कि उसे हम लोग माप सकते हैं, है ना। चेस खेलने का खेलने चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का। अगर वही बात हो गया कि लंबाई बढ़ता है तो वो वृद्धि का हिस्सा हो गया, लेकिन चेस खेलते वक्त व्यक्ति, मान लीजिए एक 2 साल के बच्चे को चेस खेलने बैठा देंगे तो वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति को बैठाएंगे तो वो अच्छे से खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो समझ है उसको खेलने का वो अच्छे से विकसित हो पाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कभी भी चेस खेलने की जो क्षमता है उसको बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत 10 सेंटीमीटर खेलने की क्षमता है, नहीं बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विकास के अंतर्गत आ गया, और ये हमारा वृद्धि के अंतर्गत आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए वृद्धि का अगर शॉर्ट में कुछ कुछ पॉइंट में इसे समझना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तन होता है, यानी स्ट्रक्चरल या फिर क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है। फिर वृद्धि जो है हमारा, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होता है। वही बात, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, नैरो डोमेन होता है। ओके, जो हमारा वृद्धि होता है वो नैरो डोमेन होता है, जबकि विकास जो होता है वो ब्रॉड डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और एक समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता के आने पर ये रुक जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें विकास की, तो विकास जो है वो परिणामात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल या फिर कहें तो क्वालिटेटिव चेंजेस भी इसके अंतर्गत आता है, यानी क्वालिटी भी इसके अंतर्गत आ गया। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। ये सभी पक्षों को इसमें ऐड करेंगे, जबकि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष आ जाता है। ओके, इसके बाद है विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन असेसमेंट किया जाता है क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है, ब्रॉड होता है, ये एक ब्रॉड डोमेन है। ओके, विकास में प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलते रहता है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो ये था हमारा वृद्धि और विकास। अब उसी को यहाँ पे अच्छे से टेबल के फॉर्म में लिख दिया गया है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संप्रत्ययों का विकास यानी कॉन्सेप्ट का बनना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, है ना, जो हमारे दिमाग में ही तो बनता है। कि बिल्ली को बिल्ली हम लोग क्यों समझते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बना हुआ है वो कॉन्सेप्ट कि अगर 4 पैर वाला है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो वो क्या होगा, बिल्ली होगा, छोटा सा है ना।
तो हम उसे बिल्ली समझते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ही तो बनता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि संप्रतियों यानी कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है ना। तो ये हमारा था वृद्धि और विकास के बारे में। इसे आप लोग अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका जो पूरा नोट्स है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उससे जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, उम्मीद है ये पहला सा और छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।